अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज क्लियर है मेरी आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम आ रही है। अच्छा, सॉरी फॉर द लेट, मेरा कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा था। 10 मिनट लेट हो गई हूँ। क्लास काफी टाइम से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी बट एरर आ रहा था कुछ। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। यस मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की वजह से जो तरह डायग्नोज कर सकते थे वो लास्ट का टॉपिक था। दैट मीन्स के जो ज्यादा मेजर हम लोगों ने दो पढ़े थे, एक इस्कीमिया और इंफाक्शन, ठीक है, और उस पे हार्ट के क्या इफेक्ट्स आ रहे थे जो कि अल्ट्रासोनोग्राफिकली हम लोग डायग्नोज कर सकते थे। आर्टरी को तो हम लोग डायग्नोज नहीं कर सकते कि आर्टरी को किस तरह हम लोग एको के ऊपर देख, उसके लिए हम लोग एंजियोग्राफी और उसको फिर देन ट्रीटमेंट के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है, बस जस्ट फॉर द डायग्नोसिस। और उसके ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं हार्ट की वॉल्स के ऊपर, ठीक है, वो हम लोगों ने इफेक्ट्स पढ़े थे लास्ट टाइम। ठीक है, डॉक्टर स्टार्ट किया। किसी का क्या मुझे लग रहा है माइक ऑन है, तो वो अपने अपने माइक चेक कर लो, कुछ डिस्टॉर्शन सी आ रही है। ठीक है, वो ड्यूरिंग लेक्चर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो अपने अपने माइक अभी फिलहाल बंद रखो। ठीक है, अच्छा। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा है, अब जैसा हम लोगों ने डॉपलर का अपना सेकंड सेक्शन जो था वो स्टार्ट किया था। पहले 2D और डॉपलर में हम लोगों ने पहले सिंपल डॉपलर पढ़ा था कि क्या क्या कैसे आते हैं। फिर उसके बाद मैम आवाज कट हमने रही है आपकी बहुत ज्यादा। डॉपलर में देखा था कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की वजह से हार्ट पे इफेक्ट है। अब हार्ट की अपनी जो पैथोलॉजीज हैं जो कि हम लोग रूल आउट कर सकते हैं ऑन डॉपलर। ठीक है, अगर खुद से सोचो तो उसमें आपको क्या समझ आती है? आपको पता है कि कुछ वैल्वुलर डिजीजेज हैं हमारी जो कि हमें, आवाज कट रही है। सबके साथ ये इशू है या आपके साथ है? मैम सबके साथ। यस मैम। और भी सबके साथ प्रॉब्लम है? मेरी आवाज क्लियर है या सबके साथ मेरी यही मसला आ रहा है? यस मैम क्लियर है मैम। मैम नहीं कट रही। कोई मुझे बताएगा? मैम क्लियर है। सबको आवाज मेरी कट आ रही है? एक्चुअली बता, वो यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू है, उसकी वजह से कुछ नेट का उस तरफ भी इशू हो सकता है, लेकिन कोशिश करो कि आप लोग भी अपने अपने नेट देखो। किसी की नेट के इशू हो सकता है जिसको आवाज थोड़ी कट रही हो। ठीक है, किसी को सही आ रही है दैट मीन्स यहाँ से ठीक है, वो किसी का नेट प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट द क्या बात कर रहे थे ना, पैथोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने रूल आउट करनी है कि कैसे डायग्नोज करनी है डॉपलर के ऊपर।
diseases हैं जो कि जो है हम लोग डॉपलर के ऊपर उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब डॉपलर के ऊपर हमें ज्यादातर जो है वो हम फ्लो को देखते हैं। डॉपलर का मतलब ही हम लोगों ने एक तो कलर डॉपलर देखा था और एक हम लोगों ने जो स्पेक्ट्रम के ऊपर वेलोसिटीज वगैरह को देखना हो तब हम लोग PW या CW ऑन करते हैं। तो डॉपलर हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1 इज द डायरेक्शन, दैट इज ऑन कलर डॉपलर, एंड नंबर 2 वेलोसिटीज या मेजरमेंट्स जितनी भी हैं ब्लड की वो हम मेजर करते हैं ऑन CW या PW। ठीक है, तो हार्ट के अंदर डॉपलर के जो पैथोलॉजीज हैं वो वेल्वुलर डिजीजेस की वजह से आ सकती हैं। दैट मींस कि हमारे जो 4 वेल्व हैं, एओर्टा हो गया, उसके बाद माइट्रल वेल्व है, पल्मोनरी वेल्व है, उसके बाद ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये जितने भी वेल्व हैं हमारे, इनकी अगर कोई पैथोलॉजीज होती हैं वेल्वुलर प्रॉब्लम की वजह से, तो वहां पे डॉपलर क्या होगा, हम लोग उसकी जो डायरेक्शन है ब्लड की वो खराब हो जाएगी, या तो वो वापस की तरफ को आएगा जिसको हम लोग रीगर्जिटेशन कहते हैं, या फिर वेल्व जो है किसी पैथोलॉजी की वजह से वहां पे स्टेनोसिस हो गई है तो वहां पीछे जो चैम्बर है वो डायलेट हो जाएगा और उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ये सारी पैथोलॉजी ऊपर देख सकते हैं हम लोग डॉपलर के ऊपर। ठीक है, क्लास अपने माइक्स ऑफ रखो प्लीज, डिस्टॉर्शन है थोड़ी सी आप लोगों की तरफ से आ रही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आज हम लोगों ने वेल्वुलर डिजीजेस पढ़नी है हार्ट की। सबसे पहले जो वेल्वुलर डिजीजेस की वजह से डॉपलर पे इफेक्ट आता है और डॉपलर से हम देख सकते हैं वो है एओर्टिक रीगर्जिटेशन, AR जिसे कहते हैं। ठीक है, उसको हम असेस कर सकते हैं असेसिंग द सिवियरिटी ऑफ द AR। दैट मींस कि हम लोग किस किस तरह ऑन एकोकार्डियोग्राफी डाले तो हम बता सकेंगे कि AR है कि नहीं है। ठीक है, AR क्या है? एओर्टिक रीगर्जिटेशन, जो एओर्टा हमारी LV से बाहर की तरफ को ब्लड लेकर जाता है स्टार्ट हो जाए तो उसको एओर्टिक रीगर्जिटेशन कहते हैं। रीगर्ज इज द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने डॉपलर के ऊपर उसको देख लिया कि रीगर्जिटेशन है, फिर हम उस रीगर्जिटेशन को असेस कर सकते हैं ऑन इट्स सिवियरिटी, के कोई माइल्ड है, कोई उसके अंदर क्या कह सकते हैं सुवेयर हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सिवियरिटी, उसको हम कैटेगराइज, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिवियर है, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, उसके लिए कुछ हम लोगों ने मेजरमेंट्स रखी हैं वो भी मैम हम आपकी आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही। to बिल्कुल assess the मैम आवाज बिल्कुल severity of ठीक नहीं आ रही। AR, what to do. As with MR, assessing severity of the AR is not straightforward. Number of echo criteria are मैम आपकी used. आवाज नहीं Number आ रही, कुछ भी 1, समझ नहीं आ रहा। AR जब होगा मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। तो AR की वजह से LV इफेक्ट होगा। नंबर 1, नंबर वाल्व, उस ब्लड को हम लोग जो हाँ जी क्लास कुछ मैम कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं समझ रहा। मैम बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम आवाज अब कुछ बेहतर हुई है? मैंने रिकनेक्ट तो किया है, मैंने अब आप देखो ना, मैंने रिकनेक्ट किया। अब कुछ बेहतर आवाज आ रही है। जल्दी से छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लो क्योंकि हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, कोशिश कर लो, फिर बाद में अगर इसको पढ़ लेना, जो नहीं समझ आएगा, जिसका कोई मसला है वो फिर मुझसे बाद में पूछ ले। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट में ना आप लोगों को थोड़ी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। नेट का थोड़ा इशू चल रहा है मुझे लग रहा है, तो वो फिर उसकी वजह से जो है ना कनेक्टिविटी इशू आया था पहले भी और आवाज में भी उसी वजह से शायद मैम आ रहा है। लेकिन अब सही आ रही है आपकी आवाज। मैम अब ठीक है, स्क्रीन पे नहीं आती, ऐसे ठीक आ रही। स्क्रीन शेयर करने पे नहीं आती आवाज? जी मैम। तो मैं स्क्रीन ना शेयर करूं? लेट्स सी, मैं अभी शेयर करती हूँ स्क्रीन, देखते हैं अगर कट रही हुई आवाज तो फिर देखते हैं क्या करना है। अब बताओ कि अब आवाज क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो गई हुई है? यस मैम फिलहाल क्लियर।
चलो ठीक है, जल्दी जल्दी से मेजर चीजें पढ़ लेते हैं, बाकी रीडिंग वाली चीजें हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में फटाफट से मैं आपको सिर्फ बता दूं कि रीगर्जिटेशन और स्टीनोसिस की वजह से हम लोग उसको डॉपलर के ऊपर क्या क्या चीजें ले सकते हैं। रीगर्जिटेशन क्या है? बैक फ्लो। 4 वैल्व है हमारे हार्ट के, एओर्टिक, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी। उसके ऊपर इन चारों वैल्व से पीछे की तरफ को ब्लड आ रहा है तो वो पिछले वाले चैम्बर को किस तरह इफेक्ट कर सकता है, उसके वॉल्यूम को किस तरह इफेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि उसमें ज्यादा ब्लड आना स्टार्ट हो गया ना, पीछे की तरफ को ब्लड आ रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, चैम्बर साइज इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट्स जो है वो दोनों के दरमियान डिफरेंट हो जाएगा। तो जो हम CW या PW के से हम लोग लेते होते हैं प्रेशर ग्रेडियंट्स और वेलोसिटीज, वो हम लोग उसके ऊपर चेक करेंगे प्री रीगर्जिटेशन एंड पोस्ट रीगर्जिटेशन, और उसके ऊपर हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को। ठीक हो गया? तो ये एओर्टिक रीगर्जिटेशन के अंदर हम लोग डॉपलर के ऊपर ये चीजें। अच्छा, 2D के ऊपर और M मोड के ऊपर क्या रीगर्जिटेशन पे हमें नजर आ सकता है? रीगर्जिटेशन में क्या होता है? ब्लड पीछे की तरफ को आता है। ठीक है, जब ब्लड पीछे की तरफ को आएगा तो क्या होगा? पिछला चैम्बर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। तो हमें 2D के ऊपर क्या चीज नजर आ सकती है? डायलेटेशन ऑफ LV। ठीक है, एओर्टिक रीगर्जिटेशन पढ़ रहे हैं तो एओर्टा से पीछे LV आता है। ठीक है, LV जो है वो हमें M मोड और 2D के ऊपर डायलेटेशन उसकी severe AR में नजर आ सकती है। Progressive dilatation with symptoms or left ventricular end diastolic diameter in excess of the 5.5 centimeter are indication for the surgical intervention. That means कि जब end diastolic phase होता है, एंड डायसिस्टोलिक फेज वो फेज है जब उसके अंदर फिलिंग हो रही होती है, जब वो डायलेट नॉर्मली अपने उसमें हो रहा होता है, ब्लड उसमें फिलिंग हो रही होती है। उस एंड डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक के अंदर अगर हम लोगों को डायलेटेशन मिलती है 5.5 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल उसकी जितना भी उसने डायलेट होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमें 5.5 सेंटीमीटर की डायलेटेशन मिल रही है, दैट मीन्स वो उसके अंदर प्रेशर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। दैट इज ड्यू टू द रीगर्जिटेशन। ठीक है, नॉर्मली जितना होना चाहिए उसको एंड सिस्टोलिकली जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उसमें 5.5 सेंटीमीटर ऐड हमें थिकनेस मिलती है उसकी या वॉल्यूम मिलता है उसके चैम्बर का, तो दैट इंडिकेट्स द डायलेटेशन ऑफ द LV। तो वो किस वजह से डायलेटेशन हो रही है? उसमें ब्लड ज्यादा, ड्यू टू द रीगर्जिटेशन। जो ब्लड आगे जाना चाहिए एओर्टा से वो बैक में हमें उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। इंडिकेटर्स वेयर। अच्छा, कलर फ्लो मैपिंग। अब हम लोगों ने रीगर्जिटेशन को तो हमें पता चल गया, अब हम कलर फ्लो के ऊपर, कलर फ्लो जब ऑन मशीन पे भी देखा था, इन केस ऑफ रीगर्जिटेशन, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, using below the AV indicates the severity। पूछती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जो एजिटेशन है, जो पीछे की तरफ को ब्लड आ रहा है, तो वो आप मुझे बताओ। 1 नंबर पे तो आपने बताना है कि जो पीछे की तरफ को जेट फील हो रहा है ना, जो पीछे की तरफ ब्लड आ रहा है, उसकी हम विड्थ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो एक विड्थ और एक लेंथ जो इंडिकेट करता है हमें, जितना विड्थ ज्यादा हो जाएगा उतना दैट मीन्स उसमें सिवियर रीगर्जिटेशन है। ठीक है, जितनी उसकी विड्थ कम होगी उतना वो माइल्ड होगा। इसी तरह जितनी लेंथ ज्यादा होगी दैट मीन्स वो दूर तक जा रहा है, पीछे की तरफ, इन्होंने बताया हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद आ गया हम PW और जो CW है। कल पहले तो कलर के ऊपर हमें सिवियरिटी असेस कर ली है, ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर स्पेक्ट्रम डालना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम डाला। यूजिंग द पल्स वेव डॉपलर द सैंपल वॉल्यूम कैन बी प्लेस्ड इन वेरियस पोजीशन विद इन द LV कैविटी टू गिव सेमी क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ सिवियरिटी। अब है पल्स या CW के ऊपर, तो हम जो कर्सर का वो जो स्कैन लाइन है ना, उसको डिफरेंट एरियाज पे रखेंगे और डिफरेंट एरियाज पे हम उसकी रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, तो वो हमें डिफरेंट एरियाज पे जो है वो हमें उसकी रीडिंग्स बता देगा और डिफरेंट उस रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली हम उसको माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर पे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एज अ ब्रॉड रूल ऑफ थंब, माइल्ड एयर रिमेन्स विद इन द एरिया ऑफ AV, जो एओर्टिक वाल्व का एरिया माइल्ड उधर तक ही रहेगा। मॉडरेट एयर रिमेन्स बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो and the level of MV
जो माइट्रल वाल्व साइड पे है ना उस लेवल तक, जो आउटफ्लो वाली जो समझ लो ट्रैक है ना वहां तक रहता है, और जो स्वेयर होता है वो एलवी एपेक्स तक जाएगा हमें, ठीक है। तो उसके हम लोग एक तो डॉपलर कलर, डॉपलर के ऊपर उसका जो मिक्सिंग हो रही है, कलर ऑफ मिक्सिंग हमें बता रहा है कि देयर इज अ रीगर्जिटेशन, वो मिक्सिंग की पहले हम लोग विड्थ ले लेंगे, ठीक है, फिर उसकी लेंथ ले लेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग जहां जहां तक वो जा रहा है उसके ऊपर डॉपलर का पल्स वेव हम लोग लेके उसकी सिवियरिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं कि रीगर्जिटेशन कितना सिवियर है, कितना माइल्ड है या कितना मॉडरेट है। कलर समझ आ गई? तो हम कोई भी रीगर्जिटेशन, अभी हम लोगों ने एआर स्टार्ट किया एओर्टिक रीगर्जिटेशन, इसी तरह कोई भी रीगर्जिटेशन है उसको हम लोग इसी तरह असेस कर सकते हैं उसकी सिवियरिटी को, ठीक है। ऑन कलर हम लोग उसकी विड्थ और लेंथ लेते हैं, और स्पेक्ट्रम के ऊपर हम लोग कर्सर लेके उसकी रीडिंग्स लेके उसकी सिवियरिटी की जो है हम लोग उसको देख सकते हैं। This only gives a rough approximation. A narrow jet of mild AR may extend deep into the LV cavity, while a severe broad jet of AR may be acentrically angled and not extend far into the LV. अब ये इन्होंने एक वो कहा है कि this is not always true for everyone, कि हमें कुछ ऐसे सुवेयर केसेस भी मिले हैं जिनका जट इतना ज्यादा जो है वो बैक पे नहीं जा रहा, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी, तो जो है ना इसके इतने वो इसकी एक्यूरेसी रेट इतनी ज्यादा नहीं है कि हम कलर डॉपलर के ऊपर उसकी असेस कर सकें सिवियरिटी को, ठीक है। लेकिन किसी हद तक जो है हम उसकी सिवियरिटी कलर की उसको देख सकते हैं, ठीक। कंटिन्यूस वेव डॉपलर हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा? With continuous wave Doppler, the slope of the deceleration rate of the Doppler signal of AR can give an indication of severity, as can the intensity of the signal. That means ये जो अगली डायग्राम आप देखो, इसके ऊपर ये जो आप डिसेलरेशन देख रहे हो जो मेजर की हुई है, ठीक है। AR का जब हम लोग मेजर करते हैं एओर्टिक रीगर्जिटेशन, उसके ऊपर हम स्पेक्ट्रम रखते हैं, जो ऊपर आप स्कैन लाइन देख रहे हो ये, ठीक है, आपने रखी इधर रीगर्जिटेशन के ऊपर, ठीक है, और आपके पास ये स्पेक्ट्रम आया है, ठीक। ये जो डिसेलरेशन है, ये जो डाउनवर्ड आपकी तरफ स्लोप आ रही है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? The slope of the deceleration rate of the Doppler signal of AR can give an indication of the severity, ठीक है। The intensity of the signal and the slope will tell you about the severity of the AR. क्लियर हो गया? कलर के ऊपर हमें उसका कलर की जो मिक्सिंग हो रही है, विड्थ और लेंथ को हम मेजर करते हैं, और कंटिन्यूस वेव डॉपलर के ऊपर जो हमारा ये स्पेक्ट्रम आ रहा है, स्पेक्ट्रम की जो डिसेलरेशन वेव है, ये साइड पे उसकी वैल्यूज आ रही हैं। एआर की मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, ठीक है, एआर की मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो डिफरेंट मैक्सिमम वेलोसिटीज और इनको हम लोग डिसेलरेशन रेट को मेजर करते हुए इसको हम लोग जो है पिक कर सकते हैं कि इसका कितना सुवेयर है एआर, ठीक है। As with the acute onset MR, these echo features of severe AR may not all be present in acute AR, ठीक है। Due to endocarditis, there may इसमें ये है कि acute phase के अंदर जो है sometimes हमें ऐसे हर टाइम मतलब वो जो अभी indications हैं कलर डॉपलर की और continuous की, वो sometimes हमें वहां पे present नहीं नजर आती हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, वो एक्यूट है, तो एक्यूट में इतना ज्यादा हम लोगों को डिटेक्ट करना इज नॉट गुड ऑन कलर डॉपलर एंड दिस कंटिन्यूस वेव डॉपलर। सिवियरिटी की बात करें, वैसे तो हमें रीगर्जिटेशन का तो पता चल जाएगा, बट सिवियरिटी का समटाइम्स एक्यूट के ऊपर हम लोग डाउटफुल ही होते हैं। The LV cavity has not had time to dilate, and not even a relatively small volume high velocity jet for AR into the LV may cause a rise in LV and diastolic pressure, which causes breathlessness and may cause pulmonary edema. क्या होता है कि रीगर्जिटेशन की वजह से एलवी कैविटी में डायलेटेशन हो गई, ठीक है, उसमें जो वॉल्यूम है वो हाई मिला हमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एलवी में कॉज अ राइज इन जो प्रेशर है एलवी का एंड डायस्टोलिक, वो इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट कंप्लेन्स विद द ब्रेथलेसनेस एंड पल्मोनरी एडिमा। क्लियर? ये आपके पास आ गया कंटिन्यूस वेव डॉपलर की सिवियरिटी, ठीक है। जब आप रीगर्जिटेशन के अंदर CW ऑन करोगे और रीगर्जिटेशन के ऊपर इसको पुट करोगे तो हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम आएगा, ये डिसेलरेशन स्लोप्स आएंगी इसके ऊपर इस तरह की, ठीक है। तो दैट इंडिकेट्स द severity of that specific regurgitation, ठीक है। ये कलर डॉपलर है जो कि मिक्सिंग बता रहा है, ठीक है। ये है स्लोप डिसेलरेट, अब इसके अंदर स्लोप इतनी ज्यादा डिसेलरेटेड नहीं है, क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ रीगर्जिटेशन नहीं है, दिस इज द नॉर्मल वन जो एक एओर्टा का वेव फॉर्म होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ को जा रहा है और फिर वो यहाँ से स्लो बन रही थी, ठीक है। तो दैट इंडिकेट्स AR रीगर्जिटेशन।
अच्छा, सेकंड वाल्व आ गया हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड नेम से इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर 3 कस्प होते हैं, 3 लीवलेट्स होते हैं। माइट्रल वाल्व के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। ये अटैच कैसे करते हैं ट्राइकस्पिड, और ये दोनों जो हमारे वाल्व्स हैं दे आर अटैच्ड विद द पेपिलरी मसल्स, जो कि बिल्कुल बेस पे होते हैं, एपेक्स पे होते हैं, उसके अंदर कॉर्डाइज होते हैं, वो जो है वो उसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनुलस है, रिंग है, जो उसका जो तीनों हमारे पास वाल्व बन रहे हैं ट्राइकस्पिड के और माइट्रल वाल्व के, अगर दोनों का एनुलस को कंपेयर किया जाए तो एनुलस और वाल्व रिंग विच हैज अ लार्जर एरिया देन दैट ऑफ माइट्रल वाल्व। तो ट्राइकस्पिड का जो एरिया है, अगर क्रॉस सेक्शनली उसका एरिया देखा जाए तो वो माइट्रल वाल्व से ज्यादा है, दैट इज 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ट्राइकस्पिड का आपको पता है फंक्शन क्या होता है कि इसमें होता किस जगह पे, राइट साइड पे है, जहां से राइट एट्रियम से पहले थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, इसने प्रिवेंट करना होता है ब्लड को एट्रियम में जाने के लिए, तो ठीक है। अगर इसकी कोई पैथोलॉजी होती है तो 2 टाइप की पैथोलॉजीज हो सकती है, या स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ TS स्टैंड्स फॉर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ठीक है। तो वाल्व के अंदर 2 ही इस पैथोलॉजीज आ सकती हैं जो कि डॉपलर इफेक्ट्स वाली हों, एक रिगर्जिटेशन, एक स्टेनोसिस। अगर वाल्व की और पैथोलॉजीज हैं जो 2D के ऊपर भी नजर आ सकती हैं, वो कोई कैल्सिफिकेशंस भी हो सकती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ज्यादातर वाल्वुलर जो कि डॉपलर, जो कि हमारे जो फ्लो को अफेक्ट कर सकती है, वो या स्टेनोसिस हो सकता है या रिगर्जिटेशन हो सकती है। तो ट्राइकस्पिड जो स्टेनोसिस है उसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, रूमेटाइड हार्ट डिजीज। इसकी वजह से जो है वो ट्राइकस्पिड की स्टेनोसिस हो सकती है। देयर इज नियरली ऑलवेज कोएग्जिस्टेंस MS। अब ये जो कुछ नीचे आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ना, ये 3-4 इसके अंदर वो हैं कॉजेज हैं TS के, ठीक है। TS इज ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ये 10 टाइम्स लेस कॉमन है, बट इसके कॉजेज क्या क्या है। नंबर 1, कार्सिनोइड सिंड्रोम किसी को है तो उसके स्टेनोसिस हो सकता है ट्राइकस्पिड। अस्थमा का हो गया पेशेंट, ट्यूमर्स हो गया उसके, राइट। फिर उसके बाद ये डिफरेंट उसके अंदर RV इनफ्लो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। उसके बाद कंजेनिटल अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये डिफरेंट हमारे पास कॉजेज हैं, इनको पॉइंट्स में 4-5 को लिख लो बस। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ TS ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। नंबर 1 तो मेन कॉज तो रूमेटाइड हार्ट डिजीज की वजह से होता है, मोस्ट कॉमन। और 2 अनकॉमन जो है, इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, वो आप इनमें से 2 लिख लो, बट दीज आर द कॉजेज ऑफ TS। M-mode और 2D के ऊपर हमें क्या फाइंडिंग्स मिल सकती हैं टू MS। MS इज माइट्रल स्टेनोसिस। नंबर 1, सबसे पहले जो हमारा लीवलेट है, स्टेनोसिस है ना, स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है कि जो आगे जो है वो उसके अंदर ब्लॉकेज हो गई है, या फिर उसके अंदर हम लोग को ऑक्लूजन मिल गई है। तो अगर हमारा वाल्व जो है वो थिकेंड हो गया, जो उसके लीवलेट्स थे, जो उसके डोर थे, जो डोर के लीवलेट्स के, वो हमारे पास थिकेंड हो गए हैं, और इतने थिकेंड हो गए हैं कि उसके अंदर ब्लड प्रॉपर्ली गुजर नहीं रहा, तो वो क्या कॉज करेगा, वो स्टेनोसिस कॉज करेगा। तो वो ज्यादातर जो है थिकेंड किस वजह से होते हैं, वो कैल्सिफिकेशंस की वजह से। जो हमारे लीवलेट्स हैं वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं और उसकी वजह से वो थिकेंड हो जाते हैं, और ड्यू टू थिकनेस वो क्या होता है, उसमें से जो एरिया है वो नैरो हो जाता है, और जो है वो उसमें स्टेनोसिस हो जाता है, ब्लड प्रॉपर्ली उसमें से पास नहीं कर सकता, ठीक है। और इस वजह से क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड लीवलेट मोशन, ठीक है। डोमिंग ऑफ 1 और मोर लीवलेट्स इन डायसिस, एक तरफ को जो एक लीवलेट है वो थोड़ा एक तरफ को झुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर एक लीवलेट के ऊपर कैल्सिफिकेशन है और दूसरा नॉर्मल है, तो क्या होगा, जो थिकेंड हो गया, जो भारी हो गया, वो नीचे की तरफ को डोम बना देगा, और दूसरा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड लीवलेट उसकी मोशन हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से ब्लड प्रॉपर्ली हमें गुजर नहीं सकेगा, ड्यू टू विच उसको माइट्रल स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो सकता है। In rheumatoid disease, the leaflets are thick and the tips are fused. अब हमें ये पता है कि अगर रूमेटाइड डिजीज है तो वो हार्ट को इफेक्ट करती है, और हार्ट को किसको इफेक्ट करेगी, उसके वैल्व्स को इफेक्ट करेगी। वैल्व्स को क्या इफेक्ट करेगी, उसके जो वैल्व के लीवलेट्स हैं वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे, और कैल्सिफाइड होने की वजह से वो थिकेंड हो जाएंगे, और ड्यू टू विच माइट्रल या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगा, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस पता चल गया। अच्छा, ये कार्सिनोइड द टिप्स एंड टू सेपरेट एंड मोबाइल डॉपलर फाइंडिंग्स आर सिमिलर टू MS। Tricuspid flow is best measured with PW, pulse Doppler in the apical 4-chamber view with the sample volume in the RV immediately below the TV.
जब भी हम लोगों ने कोई स्टेनोसिस को मेजर करना है, ऑलवेज डू 4 चैम्बर व्यू। दोनों चैम्बर्स हमें नजर आ रहे हैं, दोनों वाल्व नजर आ रहे हैं, ठीक है। दोनों वाल्व्स के ऊपर जो हमारा सैंपल वॉल्यूम है उसको हम रखेंगे ताकि हम बेस्ट असेस कर सकें ट्राइकस्पिड या माइट्रल स्टेनोसिस को उस एरिया पे। तो 4 चैम्बर व्यू इज द बेस्ट व्यू टू मेजर द स्टेनोसिस, ठीक है। There is increased flow velocity in diastole. Evaluation of the severity is rarely needed in the clinical practice. Severe TS is usually associated with the gradient of 3 to 10. इसकी वैल्यू है जो हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट जब लेते हैं स्टेनोसिस के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, इसका प्रेशर ग्रेडियंट इतना हो जाता है। उसका प्रेशर जो है वो स्टेनोसिस के अंदर प्री एंड पोस्ट दोनों हम लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बताएगा, ये हम लोगों को जहां पे स्टेनोसिस है दैट मींस बैक का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बैक पे प्रेशर जब लिया तो 3 to 10 अगर दे रहा है तो दैट मींस देयर इज सिवियर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन क्या है? अब ट्राइकस्पिड वाल्व में आगे जो है ब्लड नहीं जाता, बैकवर्ड पीछे की तरफ को आ रहा है ब्लड, दैट मींस किस वेंट्रिकल से किस में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में अगर ब्लड जा रहा है तो वो किस वजह से है, वो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है, ठीक है। virtually every tricuspid valve shows one some TR during its normal function. अब नॉर्मली भी हमने बात की थी कि समटाइम्स हमें नॉर्मली भी रीगर्ज नजर आता है, ठीक है। ब्लड का जो है वो थोड़ा सा बैक फ्लो होता है, बट वो हम लोग उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर हमें उससे ज्यादा मिल रहा है मिक्सिंग और उसकी डेप्थ भी ज्यादा मिल रही है, उसकी विड्थ भी ज्यादा मिल रही है, उसकी लेंथ भी ज्यादा मिल रही है, देन वी कैन कैटेगराइज इट। इसको ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है, इसको स्वेयर है, इसको माइल्ड है या इसको मॉडरेट है, ठीक है। तो causes of TR are similar to MR. The commonest causes are secondary to RV dilatation and primary causes include disease of the leaflet. These are the causes of TR and MR. ये कुछ secondary causes है, most common है, ठीक है। ये बस इनके नेम याद कर लो, और ये कुछ प्राइमरी कॉजेज हैं, ठीक है। इनके बस नेम 4-5 इनके आपके ईयर और उसके याद होने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, बस ये चीज आपको 2-3 पता होनी चाहिए जो आज का लेक्चर था कि जिसको मैंने लेक्चर में कन्वर्ट किया। एक तो ये कि रीगर्जिटेशंस को हम कलर फ्लो के ऊपर कैसे असेस कर सकते हैं, नंबर 1। एक रीगर्जिटेशंस को हम लोग डॉपलर जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारी स्लोप्स हमारा स्पेक्ट्रम क्या इंडिकेट करता है, तो हम कह सकते हैं देयर इज एन रीगर्जिटेशन, ठीक है। दूसरा, क्या कॉजेज हो सकते हैं स्टेनोसिस के। स्टेनोसिस क्या है, आगे की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। उसके लीवलेट्स जो है वो थिकेंड हो गए हैं, कैल्सिफाइड हो गए हैं, ठीक, उसकी वजह से। और वो कैल्सिफिकेशंस, वो थिकनेस जो है वो क्या क्या कॉजेज की वजह से हो सकती है। मोस्ट कॉमन रोमेटाइड था, ठीक है, उसकी वजह से। वो सिर्फ आपने याद करनी है। फिर उसके कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज थे, उसमें से 3-4 याद रख लो कि ये कॉजेज की वजह से हमें उसमें पता चलता है। तो echo assessment of TR tricuspid regurgitation severity is best achieved by Doppler as with MR, ठीक है। तो जितनी भी हम लोग की सिवियरिटी है वो हमें डॉपलर के ऊपर अच्छे से देख सकते हैं, जो कि जेट की फॉर्म में हमें नजर आता है। कलर जेट जितना दूर जाएगा दैट मींस सिवियर है, ठीक है। या फिर उसका जो विड्थ है वो हमें बता देगी, उसको हम मेजर कर लेते हैं। जहां तक वो कलर की मिक्सिंग दिखा रही होती है बैक फ्लो में, तो दैट इंडिकेट्स द सिवियरिटी ऑफ द रीगर्जिटेशन। More severe TR is associated with broad high intensity jet filling the RI. वही चीज जो जेट पीछे की तरफ को और इतना ब्रॉड और बहुत लंबा पीछे तक जेट फील हो रहा है, पूरे एट्रिया तक जा रहा है, तो दैट इंडिकेट्स द सिवियरिटी, मोर सिवियर TR. There is associated retrograde systolic flow in the vena cava and hepatic vein. अब क्या होता है, TR है ट्राइकस्पिड से, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है ना, तो राइट साइड पे बैक फ्लो हो रहा है, राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम से ऊपर हमें पता है इंफीरियर वेना केवा और हेपेटिक वेन्स तक जो है वो सिस्टोलिक फ्लो का प्रेशर रिट्रोग्रेड बैक फ्लो में हमें जा सकता है, टीआर इतना सिवियर अगर है तो, ठीक है। अब ये लास्ट हम लोगों के 2 हम वाल्व रह गए। एक पल्मोनरी वाल्व है। पल्मोनरी वाल्व के अंदर भी 3 लीवलेट्स होते हैं, जस्ट लाइक tricuspid valve. The pulmonary valve has 3 leaflets and sits at the junction of the RV outflow and then main pulmonary artery. जो RV है, राइट वेंट्रिकल है, वहां से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लंग्स की तरफ जाएगा और उसके दरमियान वहां पे जो हमारा वाल्व है दैट इज द पल्मोनरी। अब इसके भी वही 2 डिजीजेज हैं, एक स्टेनोसिस है, एक रीगर्जिटेशन है। मेन आपको मैंने बता दिए इनके कॉजेज वगैरह और उसको क्या इस तरह हम लोग 2D के ऊपर और एम मोड के ऊपर और कलर और CW के ऊपर इन
स्टिनोसिस को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेट देख रहे हो आप, मिक्सिंग। ठीक है, ये जेट बैक हमें कलर की मिक्सिंग दिखा रहा है और इस जेट की वजह से हमें सिवियरिटी पता चलती है। ठीक है, तो इस तरह का इस बैक फ्लो हमें नजर आएगा, मिक्सिंग ऑफ कलर, और इसको हम मेजर इस तरह भी करते हैं विड्थ वाइज और इसको लेंथ वाइज भी, ताकि हम सिवियरिटी को कलर डॉपलर के ऊपर असेस कर सके। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर की माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर। ठीक, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज पल्मोनरी स्टेनोसिस था, रीगर्जिटेशन के कॉजेज सबके देख लें ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तीन बस देख लें, कलर डॉपलर, पिक्चर्स देखना, और ये 2-3 चीजें आपको मेनली पता हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आपको बस इस अभी तक हम लोगों ने डॉपलर थोड़ा सा स्टार्ट किया था 2D के ऊपर, तो डॉपलर के ऊपर अभी 2-3 डिजीज, चारों वाल्व की दो, हर वाल्व के अंदर रीगर्जिटेशन है, हर वाल्व की स्टेनोसिस हो सकती है। क्या कॉजेज हो सकते हैं, अगर एक कॉजेज पता हो, और कलर डॉपलर के ऊपर हम लोग इसकी सिवियरिटी को कैसे असेस कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रम हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये 3-4 चीजें, वैल्यूज वगैरह देख लो जो मेन है। बाकी जो चीज मैं गुजार देती हूँ जस्ट रीडिंग के लिए होती है, जस्ट इन्फॉर्मेशन, और आपको बस इस टॉपिक के अंदर ये मेन चीजें बताऊं। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, मैंने कहा शायद आवाज ही नहीं आ रही, मैंने पूरा लेक्चर दे दिया, पता चले बाद में सारे बच्चे कह रहे होंगे आवाज ही नहीं आई। ठीक है, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में जो हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे। यही प्रॉब्लम आती है मुझे, आई डोंट लाइक ऑनलाइन लेक्चर्स, आई डोंट लाइक ऑनलाइन टीचिंग। ये जो मुसीबत आती है ना, जो चीज आप फेस टू फेस एक चीज समझा सकते हो ना, वो आप ऑनलाइन नहीं समझा सकते। और दूसरा ये जो इश्यूज आते हैं नेट के, मुसीबत। ठीक है, तो बस एक हफ्ता ये और कर लो मुझे तुम लोग भी। ठीक है, चलो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग अपने लेक्चर्स, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, प्रिपेयर्ड रखो। मैंने बिल्कुल, क्योंकि फौरन बाद आप लोगों का क्विज लेना है। ठीक है, तो डेट मैं अनाउंस कर दूंगी, बट ये छुट्टियां हैं अभी आप लोगों के लिए, तो आप आराम से अपने एटलीस्ट 6-7 लेक्चर्स जो है वो शुरू के प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, तो वो मैं मैम 1-2 दिन पहले ही क्या चीज। मैम मैम वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, तो काइंडली अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस मुझे जूम पे खुद ही आ जाती है। जो ऑनलाइन हुआ होता है उसकी एब्सेंट खुद ही मार्क हो जाती है, और जिसने मतलब